आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोटेंसी एंड स्टेरिलिटी। तो देखिए ये दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए इम्पोटेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म। इम्पोटेंसी का मतलब जो होता है वो होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म, जबकि स्टेरिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो इसका मतलब होता है कि परफॉर्म नहीं कर पाना, लेकिन इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूस ही ना कर पाना। तो ये दोनों ये जो है ये मेजर मीनिंग है इन दोनों के। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म। इम्पोटेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म और स्टेरिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस। ये मेजर मीनिंग्स हैं। इसके बाद इसके पूरे टॉपिक्स की बात करेंगे। तो डेफिनेशन में जब हम देखते हैं तो डेफिनेशन में इम्पोटेंसी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म या फिर टेक पार्ट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। जबकि पोटेंट जो वर्ड है वो सिर्फ मेल के लिए रेफ़र किया जाता है, जबकि आप्तवीरा जो वर्ड है वो फीमेल के लिए। तो जो मेल कैपेबल हैं परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उनको हम पोटेंट कहते हैं, जबकि आप्तवीरा उनको उन फीमेल्स को कहा जाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कैपेबल हैं। स्टेरिलिटी का मीनिंग होता है कि एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। यहाँ प्रोक्रिएट का मतलब है कि प्रोड्यूस करना, जो कि मेल में, या फिर जो कंसीव ना कर पाए, इनएबिलिटी टू कंसीव ए चाइल्ड, जो कि फीमेल में। तो ये स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके बाद जो फर्टिलिटी है वो अपोजिट टू स्टेरिलिटी होता है, जिसका मतलब होता है जो कैपेबल कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट का। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, लेकिन उसके लिए हमको एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन इम्पोटेंसी या फिर स्टेरिलिटी का किया जाता है। इसमें दो प्रकार के केस बनते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। तो सिविल केस की बात करेंगे। तो जो सिविल केस होते हैं, सिविल केस में हम मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी पर या फिर किसी संस्था पर मुकदमा करता है तो वो सिविल केस के अंदर आता है। तो जैसे कि तलाक आदि, जैसे कि और भी हैं उपभोक्ता समस्या, ये सब जो है ये सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। नलिटी ऑफ मैरिज, इसका मतलब होता है नल या फिर जीरो मैरिज, या फिर कोई मैरिज जो एग्जिस्ट ही ना की हो उसको नलिटी ऑफ मैरिज कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर लीगल मैरिज का मतलब समझें तो उसका मतलब होता है यूनियन बाय क्वाइटर्स। अगर क्वाइटर्स हुआ है तो मतलब मैरिज, लीगल मैरिज जो हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो मैरिज नहीं मानी जाएगी, ऐसा कोर्ट का कहना है। उसके बाद हम जो बात करते हैं इम्पोटेंसी की अगर बात करें तो अगर मेल जो है वो पहले से ही बिफोर मैरिज या फिर बीइंग परमानेंट है, मतलब इम्पोटेंसी में है, तो उसे हम नलिटी ऑफ मैरिज के अंतर्गत ले जाते हैं, जिसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 24 जो कि मैरिज एक्ट 12 जो है वो है हमारा 1955, और सेक्शन 24 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसको रखा गया है, जिसको इम्पोटेंसी के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पे स्टेरिलिटी इज़ नॉट ए ग्राउंड फॉर नलिटी। तो स्टेरिलिटी जो है इसमें नहीं आती है नलिटी ऑफ मैरिज में, क्योंकि स्टेरिलिटी का मतलब होता है अनेबल टू प्रोड्यूस, जबकि यहाँ पे बात हो रही है कि अनेबल टू परफॉर्म। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि अगर वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे, अगर वुमेन बॉर्न नो कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द कंजप्शन ऑफ मैरिज। अगर कोई वुमेन अगर किसी चाइल्ड को डिलीवर करती है या प्रेग्नेंट होती है तो ये कोई प्रूफ नहीं है कि ये मैरिज के बाद ही हुआ है। जैसे कि ये हो सकता है प्रेगनेंसी फ्रॉम सीमन ऑफ वल्वा और थाई, मतलब वल्वा मतलब यूट्रस में अगर कोई सीमन आ जाए उसके वजह से, या फिर थाई में कोई सीमन आ जाए, और यहाँ पे दैट इज़ विदाउट पेनिट्रेटिंग थ्रू इज़ वेरी रेयर। ये बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कोई प्रूव नहीं है कि मैरिज हो चुकी है या नहीं। या फिर एआई के जरिए, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। तो इसका मतलब होता है कि फादर जो है वो इम्पोर्टेंट है या फिर स्टेराइल है,
तो फिर उस केसेस में वो कभी भी किसी चाइल्ड का फादर नहीं कहलाया जाएगा, कैन नॉट बी ए फादर ऑफ दैट चाइल्ड। अगर कोई कहता है कि ये मेरा चाइल्ड है, लेकिन अगर उसका पहले से ही बीइंग इम्पोर्टेड है या स्टेराइल है तो वो नहीं कहा जाएगा। उसके बाद कंपनसेशन की बात करें तो यहाँ पे ड्यू टू लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमारे सिविल केसेस में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केसेस में जैसे कि किसी को अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसमें क्रिमिनल केसेस आते हैं। एक आदमी अगर दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाता है तो वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो देखिए क्रिमिनल केसेस में जब हम बात करते हैं तो पहला है रेप की जो कंडीशन होती है उसमें अगर वो इम्पोर्टेंसी को फॉलो करता है या इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी वो रेप कर सकता है। इसके बाद एडल्ट्री का मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है पर स्त्री गमन का मतलब अगर कोई पति दूसरे की पत्नी या दूसरे किसी अदर महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है या फिर कोई किसी की पत्नी दूसरे किसी अन्य पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखती है तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है। ये सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं। उसके बाद है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। इसका मतलब होता है कि जो नेचुरल वे में पाया जाता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जैसे कि किसी भी जो भी अगर इंटरकोर्स विथ एनी मैन वुमेन या फिर एनिमल, तो ये सब जो आते हैं ये होते हैं अननेचुरल सेक्स ऑफेंस में। उसके बाद इम्पोर्टेंसी या फिर स्टेराइल रिजल्टिंग फ्रॉम असॉल्ट और इंजरी। अगर किसी को भी इंजरी से इम्पोर्टेंसी होती है, अगर उनको आघात पहुंचता है तो उसमें जो है ये क्रिमिनल केसेस में आएगा, या इम्पोर्टेंसी या स्टेरिलिटी होती है। तो अब इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे की जाती है इम्पोर्टेंसी की, तो देखिए सबसे पहले ये रिकॉर्ड किया जाता है कि रेफरेंस ऑफ रिक्विसाइट लेटर। ये रिक्विसाइट लेटर कहने का मतलब है कि रिक्वेस्ट किया जाता है एक लेटर के लिए जिसमें कि उसमें नंबर एंड डेट शामिल हो। फिर प्रिलिमिनरी डाटा, जो हमें प्रारंभिक डाटा प्राप्त हैं उनको उसमें लिखा जाता है। 2 आइडेंटिफिकेशन जिसका हम ले रहे हैं, जो कंसेंट है उसका हम 2 आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। साथ में हम उनसे रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट करवाते हैं कि आप रिटर्न लिख के दीजिए, उसके बाद ही ये एग्ज़ामिनेशन होता है। तो इस एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आते हैं, तो देखिए एग्ज़ामिनेशन इंक्लूड करता है हिस्ट्री में क्या इंक्लूड करता है, तो वो स्पेशली इलनेस को या फिर नर्वस सिस्टम एंड मेंटल डिजीज़ को, सेक्सुअल हिस्ट्री को, जनरल एग्ज़ामिनेशन में पूरे बॉडी की एग्ज़ामिनेशन होती है जो कि जनरली। उसके बाद सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन जिसमें कि हम ऑल सिस्टम्स स्पेशली CNS को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, इनको एग्ज़ामिन करते हैं। उसके बाद जो आती है लोकल जेनाइटल एग्ज़ामिनेशन, तो जो लोकल जेनाइटल एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें जो लोकल जेनाइटल एग्ज़ामिनेशन है उसमें देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या नहीं है, जनरल डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल्स है या नहीं, ये हम चेक करते हैं या एग्ज़ामिन करते हैं। और क्या एग्ज़ामिन करते हैं, तो एनी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है उनके जेनाइटल्स में, डिजीज़ तो नहीं है जेनाइटल्स में। अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे, जैसे कि एग्जांपल लार्ज हाइड्रोसील या फिर स्क्रोटल हर्निया है या फिर एलिफेंटेसिस है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं जनरल एग्जामिनेशन में। उसके बाद एनी ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल तो नहीं है, कार्सिनोमा ऑफ जेनाइटल्स तो नहीं है, ये चेक किया जाता है इम्पोर्टेंसी के केस में। लेकिन अगर हम स्टेरिलिटी की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टेरिलिटी में हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए जैसे कि मेल में हम सीमेन को एग्ज़ामिन करवाते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं मास्टरबेशन को, और एक वीक के आफ्टर कलेक्ट किया जाता है जो। और इसमें जो हमें पता चलता है कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसके समान है या नहीं, कि जो नॉर्मल वैल्यू है जैसे कि वॉल्यूम इन ईच एजुकेशन इज 3 to 5 ml है या नहीं, 60 to 120 मिलियन स्पर्मेटोजोवा इन ईच ml ऑफ सीमन है या नहीं, 80% ऑफ स्पर्मेटोजोवा मोटाइल है कि नहीं, इससे हमें स्टेरिलिटी का पता चलता है। और 80% ऑफ स्पर्मेटोजोवा हैव कंप्लीट एंड इंटैक्ट मॉर्फोलॉजी, उनकी पूरी बॉडी पूरी मॉर्फोलॉजी है या नहीं, ये पता चलता है। इसके बाद अगर हम स्टेरिलिटी की बात करें तो फीमेल में हम क्या क्या देखते हैं, तो देखिए जब फीमेल का चेकअप होता है तो उसमें सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखे जाते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल्स देखे जाते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन चल रहा है कि नहीं,
ओव्यूलेशन प्रेजेंट है या नहीं है, यूट्रस का जो साइज़ नॉर्मल होता है वो है कि नहीं, पेटेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है या नहीं, या फेलोपियन ट्यूब में कोई कंसिड्रेशन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस है या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब इसके बात करते हैं कि कॉसेस क्या क्या किन किन वजह से इम्पोर्टेंसी या फिर स्टेरिलिटी आ सकती है। तो देखिए एज वाइज अगर हम देखें तो एज वाइज में जब हम मेल और फीमेल का देखते हैं तो देखिए मेल में जो वेरी वेरी यंग हैं जैसे कि 14 ईयर तक के, और जो वेरी वेरी ओल्ड हैं जैसे कि 80 ईयर के या 80 या 90 ईयर के जो अबव के पर्सन होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंसी में माना जाता है। जबकि फ़ीमेल में कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो पैसिव पार्टनर है। तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि वो 18 साल के बाद ही, मैरिज के बाद ही वो वहाँ तक उनको कंसीडर किया जाता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जो है स्टेरिलिटी की बात करें तो मेल जो है वो बिफोर स्टेरिलिटी कब तक रहता है, तो 13 से 14 साल तक। लेकिन अगर फीमेल जो है तो फीमेल जो होती हैं वो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मीनोपॉज दोनों टाइम ही स्टेरिलिटी को गेन करती हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये बिफोर प्यूबर्टी 14 से 15 साल में चालू होता है मेंसेस, और वो जाता है मीनोपॉज तक जो कि 50 ईयर्स 40 to 60 ईयर्स यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जो है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, तो इसमें जो है मेल में देखिए क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि अगर कॉन्जेनाइटली मतलब जन्म से ही अगर वो चीज़ें ना हो, क्या ना हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एब्सेंस ऑफ पेनिस, रूडिमेट्री पेनिस, कि पेनिस तो है लेकिन उसके जगह पे कुछ और। इसके बाद डबल पेनिस, इंटरसेक्स स्टेट जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें। अब फीमेल में यही चीज़ें क्या पाई जाएंगी, इनके लिए इम्पोर्टेंसी की ही बात कर रहे हैं अभी हम। तो इम्पोर्टेंसी में इनमें भी हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ वेजाइना हो, इन्फेंटाइल वेजाइना हो, या फिर ऑक्यूलिजन हो वेजाइना में, या फिर एडहेशन हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा या किसी में। इसके बाद जो है स्टेरिलिटी की बात करें तो स्टेरिलिटी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेल में जो है वो है एब्सेंस ऑफ टेस्टिस हो सकता है, या फिर सिंगल टेस्टिस हो, या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस। जबकि फीमेल में स्टेरिलिटी की बात करें तो एब्सेंस ऑफ ओवरीज हो सकती हैं, सिस्टिक या फाइब्रस ओवरीज हो सकती हैं, एब्सेंस ऑफ यूट्रस या फिर फेलोपियन ट्यूब हो सकता है, या फिर इन्फेंटाइल यूट्रस हो सकता है। इसके बाद लोकल डिजीज़ में क्या क्या डिजीज़ जो कि इम्पोर्टेंसी कॉज करते हैं मेल में। तो देखिए मेल में जो इम्पोर्टेंसी कॉज करती हैं वो है सिफेलिस, ये टेम्परेरली इम्पोर्टेंसी क्योंकि हमें पता है एसटीडीज़ में आता है, गोनोरिया और प्रीरिज्म। तो ये जो तीन हैं, ये तीन जो हैं टेम्परेरली, जबकि ये जो होता है प्रीरिज्म में ये होता है पेनफुल परसिस्टेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस। जब भी इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो उसे परसिस्टेंट करने के लिए उसमें पेन बना रहता है। जबकि फीमेल में देखें तो फीमेल वर्जिनिज्मस, जिसका मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वजाइना का तो वो पेनफुल होगा। उसके बाद या फिर पेनिनियल मसल्स जो हैं उनमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे अल्सरनेशन ऑफ वेजाइना हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, या फिर कार्सिनोमा, कैंसर जो होता है वो अगर वेजाइना में हो जाए तो इस कंडीशन में भी हमें इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है लोकल डिजीज़ में। जबकि इंजुरी और एडिक्शन की बात करें कि किस किस चीज़ में हमको नहीं करना चाहिए, उससे हमें इम्पोर्टेंसी हो सकती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए इंजुरी इन हेड में भी होता है तो भी इम्पोर्टेंसी आ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है तो भी आ सकती है, कॉर्डा इक्विना में हो सकती है, या फिर पेनिस में हो सकती है। तो इन सभी में इंजुरी आने की वजह से इम्पोर्टेंसी गेन हो सकता है। या फिर अगर कोई एडिक्शन हो जैसे कि टबैको, अल्कोहल, नारकोटिक्स जिसमें कि मॉर्फाइन, हीरोइन, पैथिडीन या बारबिट्यूरेट्स ये सब हो तो इसमें भी इम्पोर्टेंसी गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो फीमेल में आते हैं, फीमेल में इम्पोर्टेंसी कौन कॉज करते हैं, तो देखिए इंजुरी हो जाए वजाइना में, या फिर स्ट्रक्चर में ड्यू टू स्कारिंग, कोई स्कार बन जाए या वेजाइना में, या फिर डिस्पेरोनिया मतलब कि पेनफुल इंटरकोर्स। इसके बाद है स्टेरिलिटी किस किस चीज़ में आती है अगर हम बात करें तो देखिए मेल में स्टेरिलिटी में इंजुरी अगर हो जाए बोथ टेस्टिस में। दूसरा है हैवी एक्सपोजर टू रेडिएशन, और फीमेल में भी सेम कि अगर दोनों ओवरीज अगर हमारी इंजुरी हो जाती है या फिर हैवी एक्सपोजर हो जाता है तो वे स्टेरिलिटी गेन करते हैं।
इसके बाद हमें ऑपरेशंस की बारी आती है कि ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन से इम्पोर्टेंसी या स्टेरिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं इम्पोर्टेंसी का, जिसको कि मेल का। मेल में देखेंगे तो पार्शियल या फिर कंप्लीट एम्बुटेशन ऑफ पेनिस, अगर एम्बुटेशन ऑफ पेनिस होता है तो उसमें इम्पोर्टेंसी आ सकती है। कैस्टेशन बिफोर पॉवर्टी, तो भी हमें इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है। और अगर फीमेल में बात करें तो मेजर सर्जरी जितनी भी होती हैं वजाइना की, उसमें आ सकती है। इसके बाद स्टेरिलिटी किस किस ऑपरेशंस में आ सकती है, तो देखेंगे तो मेल में देखेंगे तो वेसेक्टोमी और चियोडेक्टोमी, और फीमेल में देखेंगे तो ट्यूबेक्टोमी एंड ऑफरेक्टोमी। तो ये जो है ये पूरी की पूरी हमारी जो मेडिको लीगल एक्सेप्टेंस और कॉसेस थे वो हमने पढ़ लिए। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।